दोस्तों नमस्कार। मैं संदीप पुरा। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का इतिहास। संवैधानिक इतिहास में हमने पढ़ लिया था 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम तक। आज हम पढ़ेंगे 1919 ईस्वी का मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार, 1919 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। तो इसमें क्या क्या प्रावधान थे? 1919 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। उन्नीस सौ उन्नीस ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसमें क्या क्या प्रावधान किए थे? देखो, उस समय प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का साथ दिया था। मतलब महात्मा गांधी एक ऐसी विचारधारा के व्यक्ति थे, उनका मानना था कि अगर हम कठिन समय में, विपरीत समय में अगर अंग्रेजों की सहायता करेंगे तो ये बदले में हमें क्या देंगे कि स्वायत्त शासन देंगे। हमें क्या है भी अधिकार प्रदान करेंगे स्वायत्त शासन का। स्वायत्त शासन क्या होता है? एक तरह से मतलब क्या है, जनता का, भारतीयों के द्वारा किया जाने वाला शासन। मतलब क्या है, वो खुद के द्वारा कानून बनाने का अधिकार ये अंग्रेज हमें देंगे। तो इन्होंने क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को क्या है कि सेना में भर्ती करने होने के लिए क्या है आग्रह किया था भी आप इस कठिन समय में प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दो और ये हमें क्या देंगे, बदले में क्या है स्वायत्त शासन प्रदान करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और क्या है 1919 ईस्वी में जैसे महात्मा गांधी ने युवाओं से आग्रह किया ज़्यादा से ज़्यादा सेना में भर्ती होने के लिए, तो महात्मा गांधी को सेना में भर्ती कराने वाला एजेंट भी कहा गया। और अंग्रेजों के द्वारा उस समय महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि भी प्रदान की गई। तो लेकिन अंग्रेजों ने उसमें क्या है सुधार के नाम पे कुछ किया नहीं। तो 1919 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसमें क्या प्रावधान किए गए? 1919 ईस्वी का जो एक्ट है या फिर अधिनियम है, इसको मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। मोंटेगू चेम्सफोर्ड, मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार। उस समय तत्कालीन भारत सचिव और ये था वायसराय। मोंटेगू कौन था उस समय? भारत सचिव था। और चेम्सफोर्ड जो थे ये क्या थे? वायसराय थे। तो इन्होंने जो सुधार लागू किए वो क्या है? मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाने गए। 1919 ईस्वी का भारत परिषद के नाम से जाने गए। इसमें क्या किया? प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत यहाँ से की गई। 1919 ईस्वी का जो एक्ट है या अधिनियम है, इसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत। ये इंपॉर्टेंट है, भी बहुत बार पूछा था कि प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो 1919 ईस्वी का जो अधिनियम है, इसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। इसी एक्ट के माध्यम से क्या है, महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। महिलाओं को मतदान का, इससे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो 1919 अधिनियम के द्वारा क्या है, महिलाओं को मतदान का अधिकार और प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया। क्या अपनाया गया? प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया। देखो, द्वैत शासन क्या होता है? दोहरी शासन प्रणाली। इसमें क्या व्यवस्था की गई थी? प्रांतों में द्वैत शासन लागू करके दो तरह से विषयों को बांटा गया था। एक तरह से क्या है, एक तो केंद्र और एक प्रांतों में। तो एक तो केंद्र में क्या है, वायसराय और उसकी कार्य परिषद, और प्रांतों में क्या है, जो भारतीय प्रतिनिधि होते थे, जो भारतीय मंत्री होते थे वो। अब प्रांतों में दो हिस्सों में क्या है, इनको बांट दिया। एक तो क्या है, हस्तांतरित विषय बना दिए, हस्तांतरित विषय, और दूसरा बना दिया आरक्षित विषय। आरक्षित विषय, ये जो हस्तांतरित विषय थे ये कम महत्वपूर्ण विषय थे। ठीक है, हस्तांतरित विषयों में क्या है कि कम महत्वपूर्ण विषयों को रखा गया है, जैसे शिक्षा हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य हो गया, आबकारी विभाग हो गया, मनोरंजन से संबंधित गतिविधियां हो गई। ठीक है, ये क्या है, हस्तांतरित विषयों में इन विषयों को रखा गया। ठीक है,
शिक्षा, स्वास्थ्य, आबकारी विभाग, मनोरंजन, ये क्या है हस्तांतरित विषयों में रखे गए। आरक्षित विषयों में क्या है महत्वपूर्ण जो विषय थे वो आरक्षित विषयों में रखे गए, जैसे सेना, पुलिस, राजस्व इकट्ठा करना है। ये जो प्रमुख जो विभाग थे इनको क्या है आरक्षित विषयों में सम्मिलित किया गया। ये जो हस्तांतरित विषय थे ये क्या है इनका शासन का अधिकार जो प्रांतीय क्षेत्र थे उनके जो मंत्री थे वो करते थे, और ये क्या है आंशिक रूप से जो गवर्नर जनरल होता था उसके प्रति उत्तरदायी होते थे। मतलब ये क्या है इनकी जवाबदारी होती थी भी गवर्नर जनरल को, मतलब करता था इन दोनों के ऊपर गवर्नर जनरल। ये जो विषय थे ना इनके ऊपर गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से क्या करता था, शासन करता था। और ये जो है हस्तांतरित विषय प्रांतों में इन पे क्या है गवर्नर जनरल प्रांतीय जो मंत्री थे ना उनकी सहायता से शासन करता था। इस तरह से दोहरी शासन व्यवस्था इसमें अपनाई गई। मतलब शिक्षा का किस तरह से प्रचार प्रसार हुआ है, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, बीमारियां वगैरह जो है, ठीक है, विभाग ये आबकारी विभाग है, मनोरंजन से संबंधित गतिविधियां है, इनकी जवाबदेही होती है। जो प्रांतीय मंत्री होते थे ना वो जो भारतीय मंत्री चुने जाते थे प्रांतों में उनको क्या है गवर्नर जनरल को जवाब देना होता था, ठीक है, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल ही क्या है भारतीय मंत्रियों की सहायता से इन विषयों पर शासन करता था। ये जो महत्वपूर्ण विषय है इन पे खुद गवर्नर जनरल मंत्री परिषद जो इसकी परिषद थी ना उनके सहायता से क्या है शासन करता था। तो ये दोहरी शासन व्यवस्था क्या है इस एक्ट में अपनाएगी। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भाई इस शासन व्यवस्था का मतलब द्वैध शासन व्यवस्था जो है, द्वैध शासन प्रणाली है, इसका जनक कौन था, इसका पितामह कौन था, ठीक है। तो द्वैध शासन प्रणाली का जनक किसे कहते हैं भाई विक्रम? द्वैध शासन प्रणाली का जनक लियोनिल पोर्टियस को क्या है द्वैध शासन प्रणाली का जनक कहा जाता है। लियोनिल पोर्टियस जो है वो द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता माने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या किया गया जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति थी उसका विस्तार किया गया। पहले इन्होंने क्या है 1909 ईस्वी में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया था, और इसमें क्या है 1919 में उसी निर्वाचन सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को बढ़ाते हुए इन्होंने क्या है सिखों के लिए भी अलग से निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान कर दिया। तो अब क्या है सिख बाहुल्य क्षेत्र में क्या है सिख चुनाव लड़ेंगे, उनको वोट डालने का अधिकार किनको सिखों को ही है, ठीक है। तो सिखों के लिए भी क्या है अलग से निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया, ठीक है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया। ये क्या है इस एक्ट के द्वारा किया गया। 1919 ईस्वी का जो एक्ट है इसमें क्या किया गया भाई एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। 1919 का जो एक्ट है इस एक्ट के माध्यम से क्या है एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन होगा, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। कंपनी के अधीन जो सेवाएं हैं सिविल सेवाएं हैं उनकी भर्ती के लिए क्या है केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन, लोक सेवा आयोग जो है उसके गठन का प्रावधान किया गया, गठन का प्रावधान। और ये जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है इसका गठन ली आयोग की सिफारिश पर, ली आयोग 1923 की सिफारिश पर 1926 में किया गया, ठीक है। तो ये जो लोक सेवा आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी 1926 में हुई थी, और कौन से आयोग की सिफारिश में ली आयोग की सिफारिश के ऊपर 1926 में इसकी स्थापना की गई। तो ये विशेषताएं थी 1919 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम है इसको माउंटेन चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इसके द्वारा क्या प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की। द्वैध शासन का जन्मदाता लियोनिल पोर्टियस को कहा जाता है। महिलाओं को क्या अभी अलग से पहली बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत इसमें की गई, और सिखों को भी क्या अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया इसमें, और एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, और ली आयोग की सिफारिश में क्या इस आयोग का गठन 1926 में हुआ। एक व्यवस्था की गई थी इसमें जो केंद्रीय परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद थी वो क्या है द्विसदनात्मक बना दी गई थी इसमें, ठीक है। मतलब पहले जो केंद्र में एकात्मक जो थी उसको द्विसदनात्मक विधानमंडल बना दिया था।
केंद्रीय जो परिषद थी उसको द्विसदनात्मक विधानमंडल बनाया था, द्विसदनात्मक विधानमंडल बना दिया। इसमें क्या किया भाई, एक तो बनाई इन्होंने राज्य परिषद और दूसरी क्या है विधानसभा, ठीक है, एक राज्य परिषद और दूसरी विधानसभा। मतलब केंद्रीय विधान परिषद जो है उसका स्थान द्विसदनात्मक विधानमंडल ने ले लिया था। एक तो उन्होंने क्या भी राज्य परिषद बनाया और दूसरा क्या भी विधानसभा का गठन किया गया। राज्य परिषद उच्च सदन और विधानसभा जो है ये निम्न सदन। मतलब ये जो राज्य परिषद है आज की राज्यसभा कहे और विधानसभा जो है उस समय की लोकसभा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि इन्होंने व्यवस्था की 1919 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। देखो उस समय भारतीय क्या है स्वायत्त शासन की मांग कर रहे थे, होम रूल आंदोलन वगैरह चल रहे थे। 1916 ईस्वी में शुरुआत हो गई थी होम रूल आंदोलन की। बाल गंगाधर तिलक की यानी बेसेंट ये क्या है लगातार क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी। तो इन गतिविधियों को दबाने के लिए क्या है ये इस तरह के एक्ट अंग्रेज लेके आए थे और इस एक्ट को बाल गंगाधर तिलक ने बिना सूरज का सवेरा कहा था। इस एक्ट को बाल गंगाधर तिलक ने बिना सूरज का सवेरा। तो ये प्रमुख बातें थी 1919 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम की। ये जो 1919 का भारत परिषद अधिनियम था इसमें एक व्यवस्था यह हुई थी कि ये जो नीतियां लागू की जा रही हैं, ये जो सुधार लागू की जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पर कहाँ तक कारगर होते हैं, किस हद तक लागू होते हैं, इनकी समीक्षा के लिए 10 वर्ष पश्चात एक आयोग का गठन किया जाएगा। भी इनकी समीक्षा के लिए 10 वर्ष के बाद में एक आयोग गठित करेंगे और वो जांच करेगा कि जो ये सुधार लागू हुए हैं 1919 ईस्वी का माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार, ये भारतीयों के लिए कितने हितकारी हैं। इसके लिए क्या है कि 10 वर्ष पश्चात एक आयोग का गठन होगा। तो 1919 ईस्वी के अधिनियम में ये प्रावधान किया था। तो 1935 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम है, ये देखो इसमें क्या प्रावधान है। उस समय देखो साइमन कमीशन आया था 1927 में भारत में। 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। ये 7 सदस्यीय आयोग था। सर जॉन साइमन इसके क्या थे अध्यक्ष थे। सर जॉन साइमन इसके क्या थे अध्यक्ष थे और ये 7 सदस्यीय था। इसका काम क्या था कि भाई 1919 ईस्वी में जो सुधार लागू किए थे उनको क्या है भाई जो संवैधानिक समस्याएं उसमें थी या जो कहाँ तक हितकारी थे उनकी जांच करना था, ठीक है। मतलब 1919 के 10 वर्ष पश्चात ये क्या है भी लागू होना था। 1929 ईस्वी में इसका गठन किया जाना था, लेकिन क्या है कि ये 2 साल पहले 1927 में क्या है इसका गठन किया। भारत में ये सबसे पहले मुंबई 1928 में पहुंचा, ठीक है। मुंबई में क्या है कि 1928 में सबसे पहले पहुंचा और इसका कभी भारत में पुरजोर विरोध हुआ था, ठीक है। काले झंडे दिखाए गए, ठीक है। व्हाइट मैन कमीशन भी इसको कहा गया, ठीक, क्योंकि इसमें सातों के साथ जो सदस्य थे ना वो अंग्रेज थे, इसलिए इनको क्या है कि व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया था इस आयोग को व्हाइट मैन कमीशन। लेकिन कुछ जो थे ना जस्टिस पार्टी, जैसे दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी है, उसने इसका क्या है समर्थन भी किया था। कुछ नेता भी थे जिन्होंने इनका समर्थन भी किया था इस आयोग का। तमाम विरोध के बावजूद भी इसने क्या है एक रिपोर्ट क्या है ब्रिटिश संसद के प्रति इसने सौंपी थी भी किस तरह से भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं या फिर जो 1919 के सुधारों से संबंधित जो रिपोर्ट है वो क्या है इन्होंने बना के ब्रिटिश संसद में सौंपी। और ये जो सुधार है, ये जो साइमन कमीशन आया था भारत में, ये जो इन्होंने रिपोर्ट सौंपी, इस रिपोर्ट के आधार पर जो संवैधानिक समस्याएं भारत में बन रही थी, ठीक है, जो संवैधानिक समस्याएं भारत में
उस समय हो रही थी, उनको दूर करने के लिए क्या है 1930, 31 और 1932 में क्या है 3 गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए इंग्लैंड में भी, ठीक है। 1930, 31 और 32 में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ। इनका उद्देश्य क्या था कि भारत में जो संवैधानिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनको दूर करना, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि 1930, 31 और 32 तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला भारतीय कौन था? तो अंबेडकर ने क्या है कि इसमें भाग लिया था तीनों में, पहले में भी लिया था, महात्मा गांधी ने इसमें भाग नहीं लिया। 1931 वाला जो है इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ठीक है। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया। तीसरा जो है इसमें इसने भाग नहीं लिया, ठीक है। ये जो 1931 वाला है इसमें इसने भाग लिया था कि इरविन और गांधी के बीच में कुछ बातें हुई थी, ठीक है, कुछ मामलों को लेकर उनमें सहमति हुई थी, इसमें क्या है भाग लिया था। उस समय प्रधानमंत्री जो था इंग्लैंड का विंस्टन चर्चिल था, ठीक है, उसने महात्मा गांधी को नंगा फकीर वगैरह इस तरह से कहा था, अर्ध नंगा फकीर, ठीक है। तो इन गोलमेज सम्मेलनों की रिपोर्ट के आधार पे ये जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और साइमन कमीशन जो है इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, इसके आधार के ऊपर 1935 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया। आ रही बात समझ में भाई? साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ, इसकी क्या भी विरोध हुआ भारत में, लेकिन विरोध के बावजूद भी इसने अपनी रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पेश की। और इन संवैधानिक समस्याओं को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद में एक क्या है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की गई। राउंड टेबल का मतलब क्या है कि गोल मेज के चारों तरफ, ठीक है। तो ये 3 बार ये क्या है कि ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया 30, 31 और 32 में। तो 30, 31, 32 के जो गोलमेज सम्मेलन है वो और साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो, इनको आधार मानते हुए, इनकी सिफारिशों को मानते हुए 1935 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया। तो 1935 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम है ये क्या है कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमारे संविधान जो है वर्तमान का जो संविधान है इसके ऊपर इसका गहरा प्रभाव है, क्योंकि भारतीय संविधान का जो शिल्पकार है वो इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल था। भी कई बार कहते हैं सीता का सीता क्या है 1935 ईस्वी का भारत का संविधान उठा के क्या है लिख दिया। तो लेकिन इसकी जो विचार है ना ये इनकी मतलब अम्बेडकर की इनमें सहमति थी। जो 1935 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम है उसमें अम्बेडकर की सहमति थी और बाद में वही काम क्या है अम्बेडकर को मिला संविधान को तैयार करने का, प्रारूप तैयार करने का। तो विचारों से तो प्रभावित ये था पहले। तो इस तरह से क्या है कि जो बातें इसमें अच्छी थी 1935 ईस्वी का अधिनियम में, इनको उठा के क्या है मैंने भारतीय संविधान में सम्मिलित कर लिया। तो 1935 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम है इसमें से लगभग 70 से 80% क्या है धाराएं जो कि तो क्या है कि भारत का जो वर्तमान संविधान है इसमें दी गई है। इसमें क्या विशेषताएं की थी भाई? 1935 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम है प्रांतों का जो शासन है, जो द्वैत शासन था वो समाप्त कर दिया। प्रांतों का जो द्वैत शासन है वो समाप्त कर दिया और कहां पे लागू कर दिया भाई? प्रांतों का द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया, ठीक है। प्रांतों का जो द्वैत शासन है उसको समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। देखो 2 तरह से क्वेश्चन आता है, एक तो ये पूछ लेगा भाई प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू किया, ठीक है। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया, ठीक है। तो प्रांतों में किस अधिनियम के द्वारा हुआ? 1919 ईस्वी के। और केंद्र में किस अधिनियम से? 1935 ईस्वी के। अब ये क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत, प्रांतों में द्वैत शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो अंत हुआ 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन का अंत हुआ? 1935। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत हुई? तो 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। 1935 ईस्वी का जो अधिनियम है इसके द्वारा सांप्रदायिक जो निर्वाचन पद्धति थी उसको बढ़ाया गया। पहले क्या है कि मुसलमानों के लिए क्या, फिर किसके लिए क्या? सिखों के लिए क्या। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा आंग्ल भारतीय जो है, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय
हरिजन, इनके लिए भी क्या है भी अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान कर दिया भाई। ये भी क्या है भी इनके लिए भी अलग से निर्वाचन क्षेत्र होगा भाई, ठीक है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन ये क्यों क्यों कर रहे थे बार बार में ये चीजें, क्योंकि जो भारतीय समाज एक तरह से आपस में बंधा होता था उसको तोड़ने की कोशिश थी इसमें जातियों में, ठीक है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। पहले मुसलमानों को क्या भी अलग किया तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद में धीरे धीरे क्या भी सांप्रदायिक आधार पर पाकिस्तान की मांग करने लगी। तो ये अंग्रेजों के ने क्या किया कि अंग्ल भारतीयों के लिए भी कर दिया, यूरोपियों को लीग के और हरिजनों के लिए क्या है अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान इसमें किया गया। 1935 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम है इसके द्वारा ये क्या गया कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जानी थी, ठीक है। 1935 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम है इसके द्वारा ये प्रावधान किया कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, ठीक है। और उसमें क्या है 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी, 6 चीफ कमिश्नरी तथा देशी रियासतों को शामिल होना था। देशी रियासतों को इसमें शामिल होना था, लेकिन देशी रियासतों में क्या है इसमें शामिल होने से मना कर दिया और ये क्या है एक अखिल भारतीय संघ जो है इसकी स्थापना नहीं हो पाई। तो देशी रियासतों के मना करने के बावजूद क्या है इसमें ये जो है अखिल भारतीय संघ जो है ये बन नहीं पाया। उसके बाद में देखो इसमें क्या हुआ था, एक प्रांतों में स्वायत्त शासन की शुरुआत की थी। प्रांतों में क्या हो गई, इस एक्ट के माध्यम से स्वायत्त शासन की शुरुआत हुई थी। स्वायत्त शासन क्या होता है? 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में स्वायत्त शासन की शुरुआत की थी। स्वायत्त शासन का मतलब क्या होता है? देखो एक तो होता है स्वायत्त शासन और एक होता है संप्रभु, ठीक है। स्वायत्त शासन वो होता है जिसमें आदमी स्वतंत्र होता है मतलब शासन करने के लिए, लेकिन उसमें क्या है कि किसी न किसी बाह्य शक्ति का उसके ऊपर क्या है भी अधिकार होता है, ठीक है। जैसे हम घर में हैं तो हमें क्या है सब तरह का अधिकार है, हम स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए, लेकिन हमारे ऊपर क्या है भी हमारे माँ बाप का क्या है एक अधिकार है, ठीक है। अगर वो उस चीज़ को मना कर देंगे तो हम क्या है भी हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें क्या है भी प्रांतों में क्या है स्वायत्त शासन प्रदान किया गया था भाई। प्रांतों को क्या है उनको अलग कानून बनाने का अधिकार वगैरह सब प्रदान किए। लेकिन इसमें क्या है जो वायसराय था, गवर्नर जनरल था, अगर वो ये चाहे कि इस कानून को नहीं बनाना है, अगर अनुमति नहीं थी तो मतलब क्या है वो नहीं बना सकते थे। मतलब एक ऐसी शक्ति जिसके ऊपर बाह्य शक्ति का नियंत्रण हो वो क्या है स्वायत्त शासन है। संपूर्ण रूप में क्या है कि हम किसी बाह्य शक्ति के प्रभाव में नहीं होते, अपने निर्णय खुद लेते हैं, किसी भी प्रकार के निर्णय हो किसी बाह्य शक्ति से प्रभावित नहीं होते। तो अब हम क्या है कि संप्रभु राष्ट्र हैं, ठीक है। जैसे हम कोई भी निर्णय लेते हैं भाई, शिक्षा से संबंधित ले लिया हमने, ठीक है, जैसे कृषि बिल वगैरह है ये अब चल रहे हैं, इनसे संबंधित हमारे संसद में बिल पास हुआ है। तो इस ये बिल पास करते समय, ये कानून बनाते समय भारतीय संसद ने किसी बाह्य देश से सलाह नहीं ली, न उसके दबाव में आके ये क्या है पारित किया, ठीक है। तो ये हम क्या है अब संप्रभु राष्ट्र हैं। तो ये स्वायत्त शासन उस समय क्या है प्रांतों में लागू किया गया था 1935 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। केंद्र व प्रांतों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया था, ठीक है। केंद्र व प्रांतों के बीच में शक्तियों का बंटवारा हुआ। प्रांतों व केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा। अब देखो इसमें 3 सूची बनाई गई, एक तो संघ सूची, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय रखे गए और इसमें 54 और इसमें क्या है 36 विषय शामिल किए गए। संघ सूची पे क्या है
केंद्रीय परिषद जो थी, मतलब वायसराय की जो कार्य परिषद थी वो कानून बना सकती थी, केंद्र कानून बना सकता था, ठीक है। राज्य सूची के विषयों पे क्या भी जो प्रांतीय सरकारें थी वो क्या है कानून बना सकती थी। और संबंधित जो सूची थी उसके ऊपर क्या है केंद्र सरकार कानून बना सकती थी। संबंधित सूची के ऊपर क्या है केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती थी। और अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो वायसराय को प्रदान की गई। इसमें जो बची हुई, इसके अलावा जो बच गई या फिर किसी के ऊपर बहस हो जाए, विवाद हो जाए, तो वो जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसको प्रदान की गई? वायसराय। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को प्रदान की गई। और इसमें क्या भाई भारत परिषद का अंत कर दिया गया। उन्नीस सौ 35 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम है इसमें क्या है भारत परिषद का अंत कर दिया। ये भारत परिषद जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? भारत परिषद का गठन किया गया। कब की थी ये भारत परिषद का गठन? पीछे जो हमने पढ़ा है उनमें मैंने बताया था कि 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। तो 15 सदस्यीय जो भारत परिषद है ये वायसराय की सहायता के लिए गठित की गई थी। और 1858 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम है उसमें क्या है 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन हुआ था, ठीक है। और 1935 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम है इसके द्वारा क्या भी भारत परिषद का अंत कर दिया गया, ठीक है। 11 प्रांतों में चुनाव करवाए गए, ठीक है। 11 प्रांतों में चुनाव करवाए गए। इसी एक्ट के माध्यम से क्या भी 11 प्रांतों में चुनाव हुए, जिसमें क्या भी 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल अपनाया गया। 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल। और इन 11 प्रांतों में क्या भी कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था, ठीक है। इन 11 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला था। 11 में से 3 में तो उन्होंने क्या है मिली जुली सरकार बनाई थी। और 8 जो प्रांत है उनमें क्या है इसका बहुमत था। और लेकिन इस बहुमत के बावजूद भी क्या है कांग्रेस ने कुछ समय के बाद में क्या है 8 प्रांतों से सामूहिक क्या है त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। त्यागपत्र क्यों दिया था? क्योंकि उस समय क्या है दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही थी, ठीक है। और इनको क्या है दूसरे विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया था। भारतीयों को क्या है दूसरे विश्व युद्ध में 1942 ईस्वी में शुरुआत दूसरा विश्व युद्ध, ठीक है। और 39 में, ठीक है। 1939 ईस्वी में क्या है दूसरा विश्व युद्ध शुरुआत 1942-45 के लगभग क्या है समाप्त हो गया था। तो इनको क्या है भारतीयों को बिना कांग्रेस की सहमति के, मतलब इसमें कांग्रेस की सहमति के बिना क्या है भारतीयों को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था। और दूसरे विश्व युद्ध में शामिल करने का उद्देश्य भी नहीं बताया कि भारतीयों को इस युद्ध में शामिल क्यों कर रहे हैं। और भारतीय अगर इस युद्ध में साथ दें तो ये बदले में क्या है भारतीयों को इससे क्या फायदा होगा। तो इन बातों को देखते हुए क्या है कांग्रेस ने इस मंत्रिमंडल से क्या है त्यागपत्र दे दिया गया था, ठीक है। तो ये था आपका भारत परिषद अधिनियम 1935 ईस्वी का। 8 नवंबर 1927 को कैबिनेट मिशन की क्या है गठन हुआ। 28 में भारत में आया। 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। उनकी सिफारिश के ऊपर क्या है भारत परिषद अधिनियम 1935 पारित किया गया। और भारत का जो वर्तमान संविधान है इसके ऊपर इसका गहरा प्रभाव है। इसमें क्या है 321 अनुच्छेद थे। इस एक्ट में 321 अनुच्छेद, 14 भाग और 10 अनुसूचियां थी, ठीक है। 10 अनुसूचियां। तो ये आपका भारत परिषद अधिनियम 1935। उसके बाद में आता है 1940
ईस्वी का अगस्त प्रस्ताव। 1940 ईस्वी का अगस्त प्रस्ताव है, जिसको प्रस्तुत किया था लॉर्ड लिथगो ने। ठीक है, किसने प्रस्तुत किया था? लॉर्ड लिथगो ने। अब देखो 1929 ईस्वी में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें से क्या है कि भारतीय पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रहे थे। ठीक है, और इस अगस्त प्रस्ताव में क्या किया गया कि भी लॉर्ड लिथगो ने ये 1940 में प्रस्तुत किया, अगस्त 1940 में, इसलिए इसको क्या भी अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। इसमें यह कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत को क्या है एक औपनिवेशिक राष्ट्र बनाया जाएगा। ठीक है, क्या क्या बताया इसमें? औपनिवेशिक राष्ट्र बनाया जाएगा। औपनिवेशिक राष्ट्र का मतलब ये होता है कि भी किसी बाह्य देश का उसके ऊपर क्या है प्रभाव, एक तरह से भी गुलाम। ठीक है, तो इन्होंने क्या है कांग्रेस ने ये मानने से मना कर दिया कि भी औपनिवेशिक राष्ट्र को हम स्वीकार नहीं करेंगे, पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्या है जो अगस्त प्रस्ताव है सफल नहीं हुआ, और भारतीय क्या भी अपने लिए क्या है लगातार खुद संविधान बनाने की मांग भी कर रहे थे। भी भारतीयों का जो संविधान है वो भारतीयों के द्वारा बनाया जाए, ये मांग भी क्या है भी भारतीय लगातार कर रहे थे। तो 1942 ईस्वी में फिर एक और प्रस्ताव आता है, और वो क्या है क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो है ये क्या है 1942 ईस्वी में आता है, और कौन लेके आते हैं? स्टेफर्ड क्रिप्स। विंस्टन चर्चिल तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या है स्टेफर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं से बात करने के लिए भेजा था। ठीक है, ये एक सदस्यीय आयोग था। कई बार पूछ लेते भी ये जो क्रिप्स मिशन है ये कितने सदस्यीय आयोग था? 1 2 3। ठीक है, जैसे साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, तो इसमें क्या है कि एक ही सदस्य था। ठीक है, और कैबिनेट मिशन जो आया था उसमें 3 सदस्य थे। तो ये कई बार पूछते हैं कि ये कितने सदस्य था, तो एक ही सदस्य आया था स्टेफर्ड क्रिप्स, और विंस्टन चर्चिल ने इसको भेजा था भारतीय नेताओं से बात करने के लिए। इसने क्या कहा था कि भी ये जो युद्ध है इसकी समाप्ति के पश्चात भारतीयों को क्या है खुद का संविधान बनाने की स्वतंत्रता दी जाएगी, उनको अधिकार है कि वो खुद का संविधान बनाएंगे। ठीक है, खुद का संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, खुद का संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा। भारत को एक उपनिवेश बनाया जाएगा, भारत को एक उपनिवेश, वही बात यहाँ पे कहती थी, भारत को एक उपनिवेश बनाया जाएगा। उपनिवेश का मतलब होता है जैसे उस टाइम के ऊपर इंग्लैंड है ना, बहुत से देशों को क्या है देशों के ऊपर उसका सत्ता थी। तो मतलब इसमें क्या है कि ये राज तो भारतीय करेंगे, लेकिन जो सर्वशक्ति जो होगी ना उसके ऊपर वो इंग्लैंड ही रहेगी, मतलब ये इंग्लैंड के अधिकार में रहेगा ये देश। तो वो क्या है कि उपनिवेश है, किसी देश का मतलब क्या है भी अधिकार में रहना। ठीक है, किसी बाह्य शक्ति का नियंत्रण में रहना क्या है उपनिवेश कहलाता है। ठीक है, तो भारत में क्या है एक उपनिवेश बनाया जाएगा। ठीक है, और भारतीय जो संविधान बनाएंगे ना उनके लिए एक क्या है निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, और एक इसमें ये प्रावधान किया कि भी ये जो भारतीय के द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा। ठीक है, 1942 ईस्वी के जो क्रिप्स मिशन में ये कहा कि 1942 ईस्वी के क्रिप्स मिशन के द्वारा या फिर इसके जो प्रावधान है इनमें ये कहा कि ये जो संविधान बनेगा ना, इनको जो प्रांत है वो मानने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब जो नया संविधान बनेगा, एक संविधान सभा का गठन होगा, और जो नया संविधान बनेगा तो जो ब्रिटिश प्रांत थे वो क्या है इसको मानने के लिए बाध्य नहीं थे।
अगर वो चाहे तो वो इस संविधान को मान सकते हैं, अगर वो नहीं चाहे तो वो अपना अलग संविधान बना सकते हैं। ठीक है, ये प्रावधान इसमें किया गया है। अब देखो कोई भी प्रांत होगा तो उसका जो राज्य वगैरह जो विदेशी रियासत वगैरह थी तो वो तो यही चाहेगा कि मैं अपना एक अलग संविधान बनाऊं और अपना एक अलग देश हो जाए। ठीक है, तो ये प्रावधान इसमें किया गया है कि उपनिवेशाला दोनों ने क्या है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने उसको मानने से मना कर दिया, दोनों ने मानने से मना कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्यों मना कर दिया? कि मुस्लिम लीग सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की मांग कर रही थी। भी वो क्या है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को पाकिस्तान बनाना चाहती थी। भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है उसको क्या भाई पाकिस्तान बनाया जाए, लेकिन इस प्रस्ताव में, इस मिशन में क्या है, ये मांग उनकी स्वीकार नहीं की गई। कांग्रेस ने क्यों मना कर दिया? कि भी इससे भारत के जो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा मतलब क्या है, इस एक्ट के माध्यम से उन्हें प्रतीत हुआ, क्योंकि प्रांत मानने के लिए बाध्य नहीं थे, तो प्रांत अपना अलग संविधान बनाएंगे तो उनके क्या है अलग अलग टुकड़ों में भारत बट जाएगा। तो भारत में क्या है एक तरह से टुकड़ों के द्वारा, टुकड़े होने के द्वारा इस मिशन ने खोल दिए थे। तो ये क्या है, दोनों ने इसको मानने से मना कर दिया। ये भी क्या है, सफल नहीं हुआ। ये जो इनकी बातचीत थी स्टेफन क्रिप्स की, महात्मा गांधी ने इसको क्या है पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू ने क्या है दिवालिया होते हुए बैंक का चेक इसको कहा था। ठीक है, और इस जो स्टेफन क्रिप्स है ये क्या है ऐसा है कि ये व्यक्तिगत रूप से जवाहरलाल नेहरू का मित्र था ये। ठीक है, क्योंकि दोनों ने क्या है वकालत एक साथ ही, मतलब क्या है दोनों ने वकालत की थी। इसने स्टेफन क्रिप्स को ये कहा था कि आप भारत में शैतान के वकील बन के आए हैं। ठीक है, ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। तो तीन बात याद रखनी है। स्टेफन क्रिप्स को जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप भारत में शैतान के वकील बन के आए हैं। महात्मा गांधी ने इस मिशन के बारे में कहा कि पोस्ट डेटेड चेक है, और जवाहरलाल नेहरू ने ही इस मिशन के बारे में कहा कि बाद बैंक मतलब दिवालिया होते हुए बैंक का बाद की तिथि का चेक है। तो ये आपका था क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी। उसके बाद में आता है आपका 1946 ईस्वी का कैबिनेट मिशन। 46 से पहले 1945 में वेवेल योजना भी प्रस्तुत की जाती है लॉर्ड वेवेल के द्वारा। वेवेल योजना के बाद में आपका कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के तहत ही अंतरिम सरकार का गठन होता है, और वो अंतरिम सरकार तब तक चलती है जब तक क्या है भारत का जो संविधान है वो बढ़ के तैयार नहीं हो जाता। तो वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार का जो गठन है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।